हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। तो आप लोगों की दिल्ली पुलिस की परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चल रही है। यहाँ पे आपके जीके और जीएस के टॉप क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं। तो आज के हमारा पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उसके साथ साथ आपके जो एक्सप्लेनेशन बताएंगे क्वेश्चन में वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने इसमें बोल रहे हैं कि स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो देखिए, स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 1948 और 1970, 1981 और फोर्थ ऑप्शन है 2008। तो देखिए, जब स्वतंत्र भारत की बात आती है तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने कब जीता था, 1948 में जीता था, ठीक है। 1948 में जीता था। किस में जीता था? हॉकी में जीता था, ठीक है। हॉकी में जीता था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1948 हो गया। अब कौन से ओलंपिक थे तब, मतलब कहाँ पे ओलंपिक हुए थे? तो वो थे लंदन ओलंपिक। लंदन में ओलंपिक जो है ना वो आयोजित हुए थे, तो तब जीता था। हॉकी की जो टीम थी उसने जीता था, ठीक है। इसके बाद देखिए 1948 का करेक्ट आंसर हो गया। अब ओलंपिक की जब बात करते हैं हम, तो आपके 2-3 क्वेश्चन से बन सकते हैं। जैसे आपके पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में, ठीक है। यूनान का एक शहर था एथेंस में, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ष जो 2020 के ओलंपिक थे, जो कि कोविड-19 की वजह से कब हुए थे, 2021 में हुए थे, लेकिन उनका लिखा तो 2020 ही जाएगा। तो वर्ष 2020 में ओलंपिक कहाँ पर हुए थे ये आपसे पूछ सकता है। और इसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे ये भी आपसे पूछ सकता है। और कितने टोटल मेडल आए थे भारत के पास, और ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। जो 2020 के ओलंपिक हुए थे वो हुए थे टोक्यो में, ठीक है। टोक्यो कहाँ पर है? टोक्यो है जापान में। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि 2024 में ओलंपिक कहाँ पर होंगे और 2028 में ओलंपिक कहाँ पर होंगे। तो 2024 में जो ओलंपिक हैं वो होंगे अपने पेरिस में, ठीक है। पेरिस कहाँ पर है? तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। और देखिए 2028 में जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे? तो वो होंगे लॉस एंजल्स में, ठीक है। लॉस एंजल्स, ठीक है। लॉस एंजल्स में 2028 के ओलंपिक होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का लॉन्च की है। तो हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की है। कब की बात है? 2021, जो 2022 की बात है, 21 अगस्त की बात है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से। तो आपके सभी क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, जो केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह है ना, उन्होंने क्या किया है, हाइड्रोजन ईंधन से सेल से बस, इसका मतलब हाइड्रोजन ईंधन एक सेल बस लॉन्च की है। ये इसका मतलब लॉन्च कब किया गया? तो 21 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया है। और कब की गई, मतलब कहाँ पे की गई है? ये की गई है पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे, ठीक है। चलिए, अब देखिए मुंबई के आपसे क्या पूछ सकता है। तो आपसे एक चीज़ पूछ सकता है, महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में नए मुख्यमंत्री कौन है। क्योंकि महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कि अपने जो गुजरात है उसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। तो देखिए, भारत ने जो 1971 में युद्ध लड़ा था पाकिस्तान से, वो किसकी मुक्ति के लिए लड़ा था। पहला तो ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन है पाक अधिकृत कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है सियाचिन सेक्टर, फोर्थ ऑप्शन है पुंछ सेक्टर। तो देखिए, जो इन 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो किसके बीच में, मतलब किसकी मुक्ति के लिए लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था बांग्लादेश की मुक्ति के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है, कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से
तीन ओर से घिरा हुआ है तो उसका नाम है त्रिपुरा। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो बांग्लादेश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। उसके बाद देखिए बांग्लादेश की मुद्रा की बात की जाती है तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम है टका। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और हो गई। अब दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट बची हुई हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे बांग्लादेश में आपने देखा होगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि युद्ध अभ्यास से संबंधित। तो एक आपका युद्ध अभ्यास है बोंगो सागर। क्या है? बोंगो सागर। तो बोंगो सागर जो एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में होती है? तो वो होती है भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। उसके बाद एक एक्सरसाइज और है, क्या उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है संप्रीति युद्धाभ्यास। संप्रीति युद्धाभ्यास। तो संप्रीति युद्धाभ्यास ये भी किसके बीच में होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए इसमें आपसे बोल रहे हैं कि जो विश्व जल सप्ताह 2022 का विषय क्या था। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो विश्व जल सप्ताह 2022 था तो उसका विषय क्या था, उसके बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि उसकी थीम क्या थी। पहला तो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे कि बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर, सेकंड ऑप्शन है वैल्यूइंग वाटर और थर्ड ऑप्शन है सीइंग दी अनसीन दी वैल्यू ऑफ वाटर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका जो थीम थी विश्व जल जो सप्ताह था, इसकी थीम थी 2022 की क्या थी? ऑप्शन सी यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है सीइंग द सीन दी वैल्यू ऑफ वाटर। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये स्टार लगा लीजिए आप इस क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सीइंग द अनसीन और द वैल्यू ऑफ वाटर इसकी थीम थी। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो अपना विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस जो है ना 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आपसे एक और पूछ सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी जो दिवस है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल। उसके बाद एक चीज़ और आ सकती है कि जैव विविधता दिवस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे। तो जैव विविधता दिवस जो है ना वो कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाते हैं। तो इस तरीके से आपके तीन ये आपको एकदम से लगे हुए रटे हुए होने चाहिए। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और उसके बाद 22 जो मई है उसको जैव दिवस, जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। तो चेन्नई में मतलब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं उनसे संबंधित जितने भी हवाई अड्डे बन सकते हैं मैंने आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हवाई अड्डा है चेन्नई में स्थित है उसके बारे में पूछा रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। तो जो अपना मीनम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि मीनम्बकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कहाँ पर स्थित है? वो है अपना चेन्नई में। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी के बारे में बात हो रही, तो छत्रपति शिवाजी कहाँ के थे आप लोग खुद ही सोचो। तो ये थे मराठा, कहाँ के हो सकते हैं? महाराष्ट्र के हो सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये है मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में है ये छत्रपति शिवाजी। उसके बाद देखिए ये वाला अपना चेन्नई में हो गया। थर्ड ऑप्शन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद इसमें लगा देंगे आप लोग। राजीव गांधी जो हवाई अड्डा है उसमें क्या है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का एक जगह का नाम है मैंगलोर, वहाँ पर है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के अंतर्गत आता है। तो नागरिकता के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि भारत की जो नागरिकता होती है मतलब वो संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है। भाग 1, भाग 2, भाग 4 और भाग 6। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है। देखिए जो अपनी नागरिकता है वो आती है भाग 2 के अंतर्गत। ठीक है, तो भाग 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो भाग 1 है ना, इसमें क्या आता है? भाग 1 में आता है संविधान के मतलब भारत जो है ना वो अपने राज्य और अपना केंद्र शासित प्रदेश का एक समूह होगा। ठीक है, उसके बाद भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता आती है। और भाग 3 में क्या आता है? भाग जो 3 है ना उसमें आता है अपने मौलिक अधिकार है ना वो आते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो 12 से 35 के बीच में अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का और भाग 3 इसका हो। ठीक है,
उसके बाद आपका जो भाग 4 है, इसमें क्या आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भाग 6 है इसके अंतर्गत क्या आता है, जो भाग 6 है वो इसके अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो प्रतिध्वनि की उत्पादन किसके कारण होता है, जो प्रतिध्वनि होती है उसका उत्पादन किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन ध्वनि के परावर्तन के कारण, और ध्वनि के ध्रुवीकरण के कारण, और थर्ड ऑप्शन है ध्वनि के अपवर्तन के कारण, और फोर्थ ऑप्शन है ध्वनि के विचलन के कारण। तो देखिए जो ध्वनि का उत्पादन होता है तो वो किसके, प्रतिध्वनि का उत्पादन जो होता है, मतलब आपने कोई आवाज़ रिपीट की तो वो आवाज़ अपने आप से रिपीट होने लगी, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो ध्वनि का हो रहा है परावर्तन, ठीक है। तो वो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे कह रहे हैं कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पे राज्यपाल के बारे में बात हो रही है कि राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में जानें कि कौन किसको शपथ दिलाता है। सबसे पहले देखिए राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है, इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है। जैसे हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, और जो अपना दिल्ली है वहाँ पर क्या है, एक मेन सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। और अगर राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा क्या है, मतलब प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अपना संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे आपके सामने राष्ट्रपति दिख रहा है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अभी वर्तमान में अपने राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे जिसमें अपने राष्ट्रपति जी चेंज हुए थे, उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू इनका नाम है, जो कि अपनी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो इनको याद कर लीजिए जिसको याद नहीं है, वैसे लगभग सभी लोगों को याद होगा, करंट का विषय है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे ये पूछ सकता है कि इन्हें शपथ किसने दिलाई थी। तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्याय, जो अपना भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। अब ये अपने मुख्य न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम क्या है, NV रमन्ना, NV रमन्ना। तो NV रमन्ना के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। देखिए इसमें आपसे कह रहे हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है इसकी संयुक्त धारा को किसके नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है कि सांगपो, सेकंड ऑप्शन है मेघना, थर्ड ऑप्शन है जमुना, और फोर्थ ऑप्शन है पद्मा। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है इसको क्या कहते हैं, मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ये वाला। लेकिन अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने नाम चेंज करती रहती है, तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी ही पड़ेगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है, ये आती है तिब्बत से, ठीक है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में नाम, इसका नाम क्या है, तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, ठीक है। सांगपो कहाँ पर नाम है, तिब्बत में नाम है। उसके बाद ये कहाँ पर प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, अरुणाचल में इसे क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर ये कहाँ पर आती है, ये आती है असम में, ठीक है। अब असम में आ गई है, तो असम में इसका नाम फिर से चेंज हो गया और असम में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्रा इसका नाम हो जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र इसका नाम हो जाता है कहाँ पर आकर के, असम में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ जाती है और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो महिला T20 विश्व कप के बारे में बात हो रही, तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो महिला T20 वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, वो किस देश 2023 है, मतलब कब किसके द्वारा मेज़बानी की जाएगी, तो उसके जो आंसर है इसका साउथ अफ्रीका के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, साउथ अफ्रीका।
देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार द्वारा किसकी सिफारिशों पर तय किया जाता है। यानी कि भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार द्वारा किसकी सिफारिशों पर किया जाता है तय। उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन है कि भारतीय खाद्य निगम, सेकंड ऑप्शन है कृषि लागत और मूल्य आयोग, थर्ड ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक और फोर्थ ऑप्शन है नाबार्ड। तो देखिए इसका जो मतलब तय किया जाता है, जो मतलब इसका जो रेट है, प्राइस है, वो किसके द्वारा तय किया जाता है। तो देखिए जो इसका प्राइस है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा तय किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CACP, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। अब यहाँ पे नाबार्ड लिखा हुआ है आपके सामने और RBI लिखा हुआ है। तो RBI के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं बताऊँगा आपको नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ सकता है। तो एग्जाम में यहाँ पे जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसके बाद इसके जो मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पर है नाबार्ड का, तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई में, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, तो इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सीधे PMO के अंतर्गत आता है। तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो PMO के अंतर्गत आता है वो कौन सा विभाग है। पहले तो हमने देखा यहाँ पे परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DAE। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है ना वो भी कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो मुंबई यहाँ पे इसका दोनों चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, और इसमें आपसे कह रहे हैं कि डूरंड रेखा, जो डूरंड रेखा है वो किस किस की सीमा रेखा है, मतलब किस किस के बीच में सीमा है। पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है ईरान और पाकिस्तान, और उसके बाद अगला ऑप्शन है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान और चीन। तो जो डूरंड रेखा है वो किस किस के बीच में रेखा है, तो डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब आपसे कई बार एग्जाम में ये भी मिल जाएगा कि डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है। तो बहुत सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि डूरंड रेखा कहाँ पर है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है। कई सारी बुक्स में ये भी लिखा है कि डूरंड रेखा कहाँ पर है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऑप्शन आपको मिल जाए, एक ऑप्शन मिलेगा या तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलेगा या फिर भारत और अफ़गानिस्तान मिलेगा, तो एक ऑप्शन आपको लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में बात कर लेते हैं, और यहाँ पे कितने मतलब भारत और चीन के बीच में बात कर ले। तो देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, तो आपकी जो है ना आपस में यहाँ पे लड़ाई चलती रहती है। जैसे मान के चलो, इसको याद आप लोग कैसे कर सकते हो, तो आपस में यहाँ पे लड़ाई चलती रहती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो मतलब यहाँ पे क्या हमेशा बना रहेगा, रेड जोन बना रहेगा, ठीक है। अब जब रेड जोन बना रहेगा तो यहाँ पे कौन सी रेखा हो जाएगी, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी। उसके बाद भारत और चीन की बात करते हैं हम जब, तो भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो उसको कहते हैं मैकमोहन सीमा रेखा, ठीक है। मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, और इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि के बारे में, मतलब अदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो अदिश राशि यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चाल। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। आपने देखा होगा विस्थापन, तो विस्थापन मतलब क्या होता है, विस्थापन, चाल, दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है। तो देखिए विस्थापन क्या होता है, किसी दिशा के साथ लिया जाता है इसमें भी, और इसमें भी वेग में भी क्या होता है, वेग मतलब लग तो रहा है वो भी किसी दिशा में ही लग रहा है, और त्वरण भी किसी दिशा के साथ मतलब दिशा के सापेक्ष रहता है ये भी। तो तीनों मतलब ये क्या है, सदिश राशि हैं, तीनों क्या हैं, सदिश राशि हैं, और ये क्या है, अदिश राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर चाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे कह रहे हैं कि मौर्य शासक जिसने अपनी आधारित मतलब आधिकारिक घोषणाओं में पियदस्सी नाम का इस्तेमाल किया था। तो ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिसने अपनी ऑफिशियल घोषणाओं में, आधिकारिक घोषणाओं में
पियदस्सी नाम का यूज़ किया था। तो इस नाम को आप लोग याद करिएगा, पियदस्सी। तो जो पियदस्सी नाम का यूज़ करने वाला वो शासक था, तो वो था अशोक शासक। ठीक है, अशोक यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये किस वंश के शासक थे? तो ये मौर्य वंश के शासक थे, मौर्य वंश के शासक थे। अब देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य लिखे हुए हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए जो बृहद्रथ हैं वो अपने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे कह रहे हैं कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा उत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे पहले देखिए नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा है किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? तो सबसे पहला ऑप्शन है जो चोल वंश, इसका उदाहरण है क्या? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा। जो नटराज की एक प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा है वो किसका उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हो, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बस सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे कह रहे हैं कि पोंग बांध, जो पोंग बांध है निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए जो पोंग बांध है वो कहाँ पे बनाया गया? इसका एक नाम और है, इसको किस नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप सागर के नाम से। किस नाम से? महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ब्यास नदी के ऊपर ये बना हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ब्यास नदी। पोंग बांध कहाँ पे बना हुआ है? ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए इसमें आपसे ये बोल रहे हैं कि 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने नामक अधिनियम पारित किया। मतलब अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम पारित किया था 1919 में? तो देखिए जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो और मतलब ऐसे ही पढ़ लेते हो कि आपने बस फैक्ट वाइज उसको याद कर लिया, तो आप लोगों को ये चीज़ें कभी याद नहीं होने वाली हैं। बस आप लोग जब उसको फैक्ट वाइज रटोगे तो आप लोग याद नहीं कर पाओगे, हिस्ट्री है वो। ठीक है, लेकिन जब आप लोग उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे, सीक्वेंस में चलोगे, तो आप लोग को 101% याद होगा। तो जब 1919 की बात आती है तो 1919 में क्या हुआ था? 1919 में आया था एक रोलेक्ट एक्ट। क्या आया था? रोलेक्ट एक्ट आया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो 1920 में क्या किया गया था? गांधी जी के द्वारा एक सत्याग्रह चालू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, देखिए जो रोलेक्ट एक्ट आया 1919 में। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने एक सत्याग्रह चालू कर दिया था 1920 में। फिर उसके बाद उसको 1922 है उसमें बंद भी करना पड़ा था। तो इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका रोलेक्ट एक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोलेक्ट एक्ट। तो गांधी जी की जब बात की जाती तो गांधी जी कब आए थे अफ्रीका से लौटकर? ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी भारत अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे गांधी जी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? जो 1920 में एक आंदोलन स्टार्ट किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। उसके बाद एक घटना हुई 1922 में जिसका नाम था चौरी चौरा घटना। तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। इस तरीके से आप लोग इनको याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे कह रहे हैं कि बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बिहार में जो विष्णुपद मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? पहला ऑप्शन सवाई जयसिंह, जो सेकंड ऑप्शन है नरसिंह देव प्रथम, थर्ड ऑप्शन है रानी अहिल्याबाई और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने सिद्धराज। तो देखिए आप लोग इसको कैसे आंसर लगा सकते हो? जैसे आपको मान के चलो इसका आंसर पता नहीं है, तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगी कि नरसिंह देव प्रथम ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि उड़ीसा में एक मंदिर है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उसके बाद जो सवाई जयसिंह थे, सवाई जयसिंह ने किसका निर्माण करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, जंतर
मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। अब ये जंतर मंतर कहाँ है? ये जंतर मंतर है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में स्थित है जंतर मंतर। उसके बाद देखिए रानी जो अहिल्याबाई थी, इन्होंने क्या किया था? विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे रानी अहिल्याबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक नाम और बचा रह गया, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो सिद्धराज जी थे, इन्होंने किसका मतलब निर्माण करवाया था? तो इन्होंने करवाया था, एक राजस्थान में एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या नाम है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। तो जैन मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर, और जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सिद्धराज के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखिएगा आज का लास्ट प्रश्न, इसमें आपसे कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए पहला ऑप्शन 1912, सेकंड ऑप्शन है 1919, थर्ड ऑप्शन है 1929 और फोर्थ ऑप्शन है 1911। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रगान है वो पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत। अब आप लोग ये बताइएगा कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अब आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो भी चल रहे हैं, रीजनिंग के भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स डले हुए हैं चैनल पे, आप लोग जा करके उनको भी देख सकते हो। आपकी कंप्यूटर की क्लासेस भी चल रही हैं, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।